तो यहाँ से जो हमने कहानी स्टार्ट करनी है वो हमने एनर्जी के कॉन्सेप्ट को हमने देखना है, सही है। सो अब यहाँ पे जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, सही है, टोटल एनर्जी हमने देखनी है, सही है। फ्रिक्शन को हम यूजुअली इग्नोर कर रहे होते हैं, सही है। फ्रिक्शन से क्या मतलब है हमारा, कि मतलब हम जब एटमॉस्फेयर के अंदर बात करें तो हमारे जो गैसेज हैं, हमारे जो और दूसरी चीजें हैं, सही है, उनकी वजह से जो एनर्जी लॉसेज हैं हम उनको यूजुअली इग्नोर कर रहे होते हैं, राइट। सो आओ सर, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो तुम्हें एनर्जी के अंदर हमारे पास हमने जो दो एनर्जी डिस्कस करनी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, राइट। सो और अगर तुम उन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है तुम्हें टोटल एनर्जी दे देगी, राइट। तो सबसे पहले तो हम जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन देखते हैं कि क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन बनेगी, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन देखते हैं कि क्या बनेगी, राइट। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सही है। अच्छा, तो हम जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन यहाँ पे कर रहे होंगे वो हम सिंपली इस तरह से कर रहे होते हैं कि इट इज द वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट फ्रॉम infinity to a point in a field, राइट। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन होने वाली है। यहाँ पे क्या मतलब है इसका, जरा समझेंगे इसको थोड़ी देर में। अच्छा, अगर हम पीछे वाले मतलब एएस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिवाइज करें, कि जिसके अंदर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एएस के अंदर हम पढ़ते थे, तो तुम्हें पता होगा कि भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती थी, बेसिकली एनर्जी स्टोर इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, राइट। ये होता था। सो एनर्जी स्टोर इन बॉडी ड्यू टू द वर्क डन against the gravity, राइट। सो अगर तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड पे पड़े, सही है, और तुमने उसको ऊपर लिफ्ट करना है, सही है। तो आप जाहिर बात है तुम फोर्स लगाओगे, तो उस फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो तुम्हारे पास अम, अब जाहिर बात है जो फोर्स तुम लगाओगे एटलीस्ट इसके वेट के बराबर तो होनी चाहिए ताकि तुम उसको लिफ्ट कर सको, राइट। अगर फोर्स वेट के बराबर होगी नहीं तो वो लिफ्ट ही नहीं होगा, नीचे रहेगा, राइट। और तुम जब इसको मल्टीप्लाई बाय जी करोगे, सो मल्टीप्लाई बाय एच करोगे बेसिकली, जो कि वर्क डन की सिंपल डेफिनेशन होती है, वर्क डन इज फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस, राइट। सो मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीपी आ जाएगी, राइट। हमने ये बात की, सही है। तो और इस चीज को हमने कहा, इस चीज को हमने कहा गेन, गेन इन एनर्जी, इन एनर्जी, राइट। अगर मैं ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट से नीचे ड्रॉप कर दूं, सही है, तो मैं उसको क्या कहूंगा, लॉस इन एनर्जी, राइट। सो फॉलिंग ऑब्जेक्ट के अंदर जो है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, वो एनर्जी लूज करते हैं, राइट। मैं इसको रिलेट करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं जो है ना तुम्हें ये सारी चीजें बता रहा हूँ, एएस का कॉन्सेप्ट, राइट। कि फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है वो एनर्जी लूज करता है, और अगर आपके पास ऑब्जेक्ट अवे जा रहा है तो वो एनर्जी गेन करता है, राइट। विच मीन्स अगर सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर आप लगाओ, सो अगर आपके पास फोर्स ऑपोजिट टू फील्ड है, अगर फोर्स ऑपोजिट टू फील्ड है,
तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और अगर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बता रहा, गेन और लॉस बता रहा है, राइट। ये चीज तुमने ध्यान में रखनी है, सही है। अच्छा, हम अगर तुम याद करो तो हम फॉर्मूला क्या लिखते थे, mgh। mgh, सही है, इज इक्वल टू gpe, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, राइट। जहाँ पे हमारे पास जो ये वाला जो फैक्टर था, ये वाला जो फैक्टर था वो हमारे पास फोर्स बता रहा होता था, जो कि वेट के इक्विवेलेंट होती थी, राइट। और हमने एक डेफिनेशन, एक एक कंडीशन पढ़ी थी वर्क डन के फॉर्मूले को लगाने के लिए, और वो कंडीशन ये थी कि हमारा जो फोर्स, हमारी जो फोर्स होनी चाहिए ना, वो कांस्टेंट होनी चाहिए, राइट। हमारी फोर्स चेंज नहीं हो सकती, राइट। हमने ये कहा था कि फोर्स शुड बी कांस्टेंट, right. We are not allowed to change the force, we are not allowed to vary the force, right. So इसका मतलब है कि g की वैल्यू, क्योंकि अगर फोर्स चेंज हो रही है तो उसका मतलब है अगर फोर्स कांस्टेंट है तो इसका मतलब है मास भी कांस्टेंट होना चाहिए, जी भी कांस्टेंट होना चाहिए, राइट। और आपको पता है मास थ्रू आउट द यूनिवर्स कांस्टेंट ही रहता है, तो उसका फड्डा ही नहीं है। लेकिन जी का मसला ये है कि जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते रहोगे, सिंस वी आर डिस्कसिंग द लार्ज, वेरी लार्ज डिस्टेंसेस, तो जब आप ऊपर जाते रहोगे अर्थ के सरफेस से, सो आपकी जो ग्रेविटी ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से डिक्रीज होगी। और जब वो इनवर्स स्क्वायर लॉ के हिसाब से डिक्रीज होगी तो आपके पास क्या हो जाएगा, फोर्स इज नो मोर कांस्टेंट। और अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, राइट। सो हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ गई, प्रॉब्लम में आ गई कि भाई जी जी इज नॉट कांस्टेंट, इज नॉट कांस्टेंट, राइट। जब जी कांस्टेंट नहीं है तो उसकी वजह से क्या फड्डा आया कि भाई फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, सही है। और जब फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो आप वर्क डन का फॉर्मूला स्ट्रेट अवे नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो द फॉर्मूला फॉर वर्क डन कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, राइट। अच्छा जी, अब क्या करें, अब क्या करें, फंस गए, अब क्या करें। तो हमें ये पता है कि भाई जो हमारे पास जो वर्क डन होता है वो बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट होता है, राइट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट होता है, राइट। डॉट प्रोडक्ट जिसको हम कहते थे, राइट। प्रोडक्ट हम बचपन में हमने पढ़ा था, फॉर्मूला अगर तुम याद करो कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, राइट। स्केलर प्रोडक्ट, राइट। सो हमारा और फॉर्मूला आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप फोर्स को इंटीग्रेट कर दो, सही है। फोर्स को जरा गौर से सुनना, अगर आप फोर्स को इंटीग्रेट कर दो डिस्टेंस के हिसाब से, राइट, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास वर्क डन आ जाएगा, राइट। अगर मैं तुम लोग मैथ्स वाले हो, जैसे तुम्हें थोड़ी सी इंटीग्रेशन करके दिखा रहे थे, थोड़ा मजा आ जाएगा, राइट। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो लेट्स से कि भाई हमारे पास वर्क डन अब निकालना है। वर्क डन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ना यूजुअली अब यहाँ से आगे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यू से, राइट। यूजुअली डब्ल्यू से रिप्रेजेंट नहीं करते या जीपी से रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल दो हमारे सिलेबस के, हमारे पेपर्स के अंदर जो है वो कहीं इसको यू से रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ, लेकिन इन लाइक इन जनरल इसका जो नोटेशन है वो यू होता है, राइट। सो यू विच इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं उसको इंटीग्रेट करूं, सही है, और मेरे पास क्या चीज है, फोर्स टाइम्स डी आर, राइट। डिस्टेंस के रिस्पेक्ट से मैं उसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, राइट। कि डिस्टेंस जितना जितना बढ़ रहा है उसके हिसाब से फोर्स किस किस हिसाब से बढ़ेगी, राइट। और मैं जो लिमिट ले रहा हूँ फ्रॉम जीरो टू आर वन, लेट्स से, सही है, जीरो टू आर में ले रहा हूँ, सही है। ये मेरे पास लिमिट आ गई, सही है। अगर तुमने इस चीज को अज्यूम करना है कि भाई ये सिस्टम हम अज्यूम किस तरह से कर सकते हैं कि मतलब इसमें हो क्या रहा होगा, तो आप इस तरह से देख सकते हो कि भाई ये मेरे पास प्लानट, सही है, कोई भी प्लानट ले सकते हो, और ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, राइट। तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो पहले यहाँ पे ट्रेवल कर रहा था, इस डिस्टेंस पे ट्रेवल कर रहा था, राइट। और वो ऑब्जेक्ट जो है उसके बाद जो है वो नीचे आ गया, राइट। या नीचे से तुम ले लो कि भाई ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था, सही है, जीरो से हम ले रहे हैं अर्थ के सर्विस से, और वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला गया, राइट।
सो हम ये वाला डिस्टेंस हम ले रहे हैं, सही है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें, सही है, तो अगर हम इसके लिए सॉल्व करें, ऑल दो हमारे पास यहाँ पे जो रेडियस ऑफ द अर्थ है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है, आ रही, सही है। सो तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, या इसकी जो और अच्छी अगर तुम बनाना चाहो तो ऑब्जेक्ट का ये जो जीरो वाला पॉइंट है तुम उसमें यहाँ पे भी ले सकते हो। सो दिस इज होल थिंग इज आर वन, नहीं, समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, तो दिस होल थिंग इज आर, राइट। सो अब अगर जो है तुम ये आर लो, सही है। तो अब अगर तुम इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हो, सो इंटीग्रेट करके देखो। सो तुम्हारे पास फोर्स, तुम्हारे पास क्या है, फोर्स तुम्हारे पास है जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, सही है, टाइम्स डी आर, राइट। तुम्हें पता है जी एम एम कॉन्स्टेंट है, तुम जरा बाहर निकाल लो इसको। तो जी एम एम, सही है, तुमने इंटीग्रेशन का साइन लगाया, आर से जीरो लिमिट लगा दी। आर को जब तुम ऊपर लेके जाओगे सो नेगेटिव आर जाएगा, सही है, टाइम्स डी आर, राइट। सॉल्व कर लो। तुम्हें पता है कि इंटीग्रेशन के लिए क्या करते थे, पावर इंक्रीज करते थे, डिवाइडेड बाय द न्यू पावर हम कर देते थे, सही है। सो -2 है, +1 करोगे तो -1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय द न्यू पावर -1 है, सो तुम्हारे पास ये आ जाएगा r -1 डिवाइडेड बाय द न्यू पावर विच इज अगेन -1, सही है। और तुम्हारे पास तुम लिमिट लगाना चाहो तो लिमिट लगा दो r से 0, राइट। और डी आर खत्म हो जाएगा क्योंकि तुमने इंटीग्रेट कर दिया, राइट। सो जी एफ एम इज इक्वल्स टू यू, राइट। अब तुम इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लिमिट लगाओगे तो आर की जब लिमिट लगेगी तो आर ही आ जाएगा, जीरो की लिमिट लगेगी जीरो हो जाएगा। सो जी एम एम ओवर आर, राइट, विद अ नेगेटिव साइन। मुझे बताओ क्या ये चीज तुम लोग को समझ में आती है, किस किस बच्चे को समझ में आई, जरा सच्ची सच्ची बताना प्लीज, हाँ ना बोलो प्लीज। यस। नहीं समझ आई थी। नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, ये वाला फॉर्मूला याद करो। अगर तो तुम्हें इंटीग्रेशन समझ में आती ये है, वेल, इंटीग्रेशन हम क्यों कर रहे हैं भला? देखो जिस तरह से आपको एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी पे जाना होता है, सही है, मतलब अबे यार एक ये बड़े मसले हैं इसके साथ। देखो अगर आपके पास, अच्छा एक बात बताओ, पहले मैकेनिक्स पढ़िए, मैकेनिक्स, यार मैकेनिक्स पढ़िए, ये स्टैट्स पढ़ते हो? जी सर, मैंने अ, पढ़ा हुआ जी है। सर। नहीं, मैकेनिक्स मैथ्स वाली जी जी। पढ़ी हुई है ना। तो उसके अंदर अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होती है, वेलोसिटी होती है और एक्सेलरेशन होती है, अगर मुझे जी डिस्प्लेसमेंट सर, से वो वेलोसिटी की तरफ जाने में क्या डिफरेंशिएट करता और हूँ, इंटीग्रेट। डिफरेंशिएट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, सही है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी की तरफ आता हूँ तो मुझे क्या करना होता है, याद कराओगे? डिस्प्लेसमेंट से अगर वेलोसिटी की तरफ आते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो हमारे पास जो है वो हमें डिफरेंशिएट करना होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी से अगर मैं एक्सेलरेशन की तरफ आऊँ तो मुझे दोबारा से डिफरेंशिएट करना होगा, राइट। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं ऊपर चले जाऊँ, से एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे इंटीग्रेट करना होगा, राइट। अब अगर आप वर्क डन को देखो, तो वर्क डन बेसिकली क्या है, दो चीजों का प्रोडक्ट है, फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, राइट। और अगर फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट का ये प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि आपके पास जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होगा, कोई भी ग्राफ होगा, तो उसका जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा वो आपको वर्क डन देगा। ऐसे ही यही कॉन्सेप्ट है, जी सर। सही है। और एरिया अंडर द ग्राफ आपके पास क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, राइट। आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन इज बेसिकली द ग्रेडियंट फाइंडिंग टेक्निक एंड इंटीग्रेशन जी इज सर। बेसिकली द एरिया अंडर द ग्राफ फाइंडिंग टेक्निक, राइट, ऐसे ही है, क्लियर हो गया। अच्छा, जी सर। जी सर। अब हमें जरूरत क्यों पड़ी कि भाई हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, हमने इंटीग्रेट क्यों किया? तो उसकी वजह ये है कि मैंने दोबारा बता देता हूँ, उसकी वजह ये है कि भाई हमारे पास इस फॉर्मूले को यूज करने की एक कंडीशन थी, दैट द फोर्स शुड बी कांस्टेंट, राइट। यहाँ पे हमारे पास फोर्स जो है वो mg से आ रही है, और g हमारे पास कांस्टेंट नहीं है क्योंकि वो डिस्टेंस की वजह से चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो इस वजह से हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला निकालने के लिए, राइट, समझ पा रहे हो?
जी सर आगे। सही है, ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास। सही है। ऑल्दो दिस इंटीग्रेशन इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस, राइट। अगर याद समझ में आती है फाइन, नहीं समझ में आती लानत भेजो, आगे चलो। सही है। सिर्फ एक एक पीछे से रिलेट करने के लिए मैंने ये बताया कि भाई फोर्स से हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला कैसे आया। सही है। अगर कोई बच्चा इस तरह से करता है कि भाई उसने जो है ना एम जी एच के फॉर्मूले को यूज किया जीपी वाले में। सही है। और उसने कहा कि भाई ओके, since the g is not constant, so in place of g, if I substitute the value of g, which is gm over r squared, right, and I put the value of m as it is, and I replace h with r because the distance from the center or distance from any one point to other point is what we are calling r. So yeah, is equals to gpe. और हमें ये पता है कि if the two object come closer, क्योंकि ग्रेविटी का मतलब यही है कि वो अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को पुश पुल करती है, अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को पुल करती है। सो अगर तो फील्ड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट टुवर्ड द अदर फील्ड, टुवर्ड द या इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जा रहा है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन पुट करें तो, और हम इसको सॉल्व करें, सो भी हमारे पास ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा, राइट। सो डी एम एम ओवर आर विद अ नेगेटिव साइन, राइट। समझ पा रहे हो मुझे, समझ पा रहे हो? जी सर आगे। सही है। सो ये तुम्हारे पास दो था, मैंने सिर्फ रिलेट करने के लिए बताया कि फोर्स से जीपी कैसे आ रहा है। तुम सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखो, तुम्हें काम हो जाएगा, राइट। अब इसके लिए जो है ना थोड़ी सी कॉन्सेप्ट भी हमें समझना पड़ेगा कि नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, और ये इसकी क्या सिग्निफिकेंस है वगैरह वगैरह। सही है। उसको जरा समझते हैं। सो हमारे पास अगर आप प्लेनेट को देखो, सो प्लेनेट हमारे पास, लेट से ये कोई भी प्लेनेट आप ले लो, अर्थ मान लो, जो भी जो आपने मानना है। सही है। दिस इज द सेंटर ऑफ द प्लेनेट, राइट। अच्छा, अब सीन ये है कि भाई हमारे पास एक एक मैक्सिमम पॉइंट होने वाला है। लेट से ये वाला पॉइंट, दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट, राइट। अच्छा, ये वो मैक्सिमम पॉइंट है कि जहाँ पे आर लेट से इनफाइनाइट है। सही है। सही है, यहाँ पे आर जो है वो इनफाइनाइट है। सो ये आर आप ले लो, आर मैक्सिमम, R is maximum approaches to infinity, right? अच्छा, अगर अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर मैं अहमद तुमसे पूछ रहा हूँ कि अगर मेरे पास डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी या कम होगी? तो सर कम होगी। क्यों? अगर तुम एमजीएच के रिलेशन से देखो, सो अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। सही है। सो विद द मैक्सिमम डिस्टेंस वी हैव द मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट, जिसको हमने कहा मैक्सिमम, राइट। अच्छा जी, लेकिन अब मसला ये है कि कितनी मैक्सिमम है हमें नहीं पता, राइट। क्योंकि मैक्सिमम जा रही है इन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, हमें नहीं पता कितनी आ रही है। सही है। सो हमने इस पॉइंट को, कि जहाँ पे बिल्कुल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आखिरी पॉइंट, वो वाला पॉइंट है जहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल लास्ट टाइम ऑब्जर्व होती है, उसके बाद उसके आगे नहीं है। तो उस पॉइंट पे हमने जो डिस्टेंस था, हमने उस डिस्टेंस को कहा कि भाई आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने अज्यूम कर ली जीरो। सही है। और इस पॉइंट पे हमने जीपीई, ये भाई तुम इसको यू भी कह सकते हो, यू हमने अज्यूम कर लिया जीरो, राइट। अच्छा, ये हमने अज्यूम किया क्योंकि हमें नहीं पता कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। सही है, तो हमने अज्यूम कर रही है। सही है। अब अगर इस मैक्सिमम वैल्यू से और आगे जाएंगे तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है नहीं, तो वो आगे और इंक्रीज होगी नहीं। सही है। और अगर हम पीछे आएंगे तो तुम्हें पता है कि जब तुम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज करोगे तो तुम्हारे पास नेगेटिव वैल्यू आने लगेगी। सो दिस इज व्हाई यू हैव द नेगेटिव साइन, राइट। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो नेगेटिव साइन का? प्लीज दोबारा बताओ, दोबारा अगर बताओ बोलो तो समझाओ। यस, थोड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है। अगर तो आती है तो सही है। इसके जरा पॉइंट्स लिख लो। हमने कहा कि भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एज द डिस्टेंस
approaches to infinity, right? एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, at maximum distance या at infinite distance, GPE assume या consider या taken as assume to be जीरो, राइट? दूसरा पॉइंट हो गया, सही है। अच्छा जी, तीसरा पॉइंट कि जब आपने जीरो अज्यूम कर लिया तो जब आप वहां से इनटू द फील्ड मूव करोगे, जब आप वहां से इनटू द फील्ड मूव करोगे, सो यू विल गोइंग टू लूज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आउट। तो सो ये एक बात आप क्लियर कर दें कि बोलिए। जैसे हम डिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं वैसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिट हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। सही हो गया, डायरेक्ट रिलेशन है स्ट्रेट अवे। सही है। अभी एक छोटी सी तुम्हें प्रॉब्लम में फंसा के और क्लियर करता हूँ ताकि और अच्छा हो जाए, सही है। अच्छा, सो आपने कहा कि भाई हमारे पास जीरो है, और हमने लास्ट पॉइंट ये कहना है कि भाई ओके, व्हेन व्हेन मूविंग toward the planet, the work done goes out, सही है, hence it will increase with in the negative, in the negative value, सही। So this is what the significance or the importance of negative sign, right? ये तुम्हें पता होनी चाहिए, सही। अच्छा आओ जरा देखते हैं। अगर मेरे पास, तुम ये वाला फॉर्मूला देखो, हमने कहा कि भाई ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का जो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा, G m m/r विद अ नेगेटिव साइन, और हमने जो बचपन में पढ़ा था ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का m/g/h, अगर तुम रिलेशन देखो तो इसके अंदर जो रिलेशन आ रहा है वो इज, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव आर, एंड यहाँ पे जो रिलेशन आ रहा है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। की जगह तुम आर ले लो या एच भी ले सकते हो, तो तुम ये ले सकते हो। तो तुम्हारे हिसाब से क्या ये दोनों रिलेशन सेम है या अलग अलग है? यस, कौन बोलेगा? ये बात से पूछना पहले, ये बात व्हाट यू से। सर दोनों रिलेशन अलग है। अलग है, कैसे कैसे? मतलब अगर दोनों रिलेशन हम अलग करेंगे तो मसला ये है कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बचपन में कुछ और थी, बड़े होते होते वो भी चेंज हो गई, ऐसा है? ऐसा हो क्या? यानी हम ये कह रहे हैं कि भाई ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पहले जो थी, पहले जब हम बचपन में थे तो हमारी जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी छोटी थी, तो वो डिस्टेंस के साथ बढ़ जाया करती थी। लेकिन अब अगर इनवर्स रिलेशन है, तो अब जब डिस्टेंस कम होगा तो बढ़ेगी, और जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो कम होगी, ऐसा ऐसा बोलना चाह रहे हो? यस। ये सी बात जी क्या बोल रहे हैं? अच्छा, तो इस नेगेटिव साइन को किस तरह से इंक्लूड करें? हमने ये तो सिर्फ रिलेशन का वो किया, नेगेटिव साइन को कैसे इंक्लूड करेंगे? नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? कोई है बता सकते हैं? इब्राहिम बता सकते हो नेगेटिव साइन को किस तरह से इंक्लूड करेंगे इस रिलेशन के अंदर? यस। सर इसको स्क्वायर कर देंगे। है? अबे क्यों स्क्वायर आप करोगे तो वो बन जाएगी, फोर्स बन जाएगी, नहीं? और नहीं, आप स्क्वायर, करें कि इसे रिमूव कैसे करना है। नहीं, इससे डील कैसे करेंगे? इसको समझेंगे कैसे कि नेगेटिव साइन किस तरह से हमें क्या बताना चाह रहा है, या कि हमें वो नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में है। डायरेक्शन? अबे कद्दू, एनर्जी डायरेक्शन में कैसे हो सकती है? स्केलर क्वांटिटी है ना ब्रो। सर मतलब वो जीरो से फिर नीचे है। ओके, जीरो से नीचे तो है, लेकिन बता क्या रहा है? मतलब इसको रिलेट कैसे करोगे? यस, एनी आइडिया? यस, अहमद अहमद ब्रो, जरा तुम भी शेयर करो कुछ। बोलो बोलो, क्या हम बोल रहे हो? डिस्टेंस से कह सकते हैं कि डिस्टेंस अगर पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव में है, लेकिन अगर वो हम्म।
अगर वो मतलब कि नेगेटिव डिस्टेंस भी तो हो सकता है सर। नेगेटिव डिस्टेंस कैसे, क्या नेगेटिव डिस्टेंस का क्या मतलब है? नहीं सर, कुछ यहाँ नहीं कुछ नहीं, आई एम अबे सॉरी, मैं बोल कैरिड बोल, अवे हो अबे गया, अबे कुछ नहीं। नहीं, अबे बोल दो, कुछ भी बोल दो उल्टा पुल्टा यार, कुछ भी बोल दो, उसी से तो चीजें निकलेंगी। सर आप जो लाइक आपने assume किया ना कि वो जीरो हो रहा है तो उसकी वजह से तो नेगेटिव हो रहा है। है लाइक आप assume कर रहे हो तो उससे आगे आप जा रहे हो तो वो नेगेटिव होता जाएगा। उससे पीछे अगर हम आ रहे हैं तो आप कह रहे हो नेगेटिव होगा, ओके। लेकिन मसला ये है कि फिर क्या आपके ख्याल में ये दोनों रिलेशन सेम ही होंगे या अलग अलग होंगे आपके ख्याल में? फिर लाइक जो नेगेटिव वाला है दैट अप्लाइज अगर आपके पास बहुत ज्यादा लाइक लार्ज डिस्टेंस हो, और अगर स्मॉल डिस्टेंस हो तो आप वो दूसरा वाला कर लें। है ओके। ओके, वो बात मैं समझ गया, वो बात मैं समझ गया कि वो दोनों तो एक अलग अलग सिनेरियो के लिए, बट द पॉइंट इज कि क्या जो लार्ज डिस्टेंस के अंदर जो ग्रेविटी का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, और जो स्मॉल डिस्टेंस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है कि वो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, तो क्या ये लार्ज डिस्टेंस के लिए भी यही रहेगा या सिर्फ ये स्मॉल डिस्टेंसेस तक के लिए? यस, यस बात क्या बोलते हो? सर आपने क्या बोला था? मैंने कहा कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है कि वो डिस्टेंस के इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज होती है, तो क्या वो लार्ज डिस्टेंस तक वो स्मॉल डिस्टेंस तक के लिए है या लार्ज डिस्टेंस में भी अप्लाई हो सकता है? सर लार्ज डिस्टेंस अप्लाई आप नहीं कर सकते। है क्या वजह, कोई रीजन आपके जहन में अगर आए? मतलब जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप एक प्लैनेट से दूर जा रहे हैं तो जो उसकी फील्ड है वो वीकर हो रही होगी। ओके, तो अगर उसकी फील्ड वीक हो रही, फील्ड 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 अगर वीक हो रही है, सही है, फिर उससे क्या होगा? तो उससे पोटेंशियल उस- एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा? पोटेंशियल एनर्जी वो इंक्रीज नहीं भी होगी क्या? नहीं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब आप रॉकेट में बैठे और आपने चलो सेल्फ मारा और आप निकल गए, सही है। सो आपकी पोटेंशियल एनर्जी जब आप मास से दूर जा रहे हो तो इंक्रीज नहीं होगी क्या? यस, व्हाट यू से? नहीं होनी होगी? चाहिए। है? अबे कंफ्यूज हो गया है। अच्छा चलो देखते हैं। अच्छा अहमद, आपके आपके जहन में कुछ आ रहा है, कुछ आइडिया आ रहा है, कुछ खुराफात, कोई तिगड़म आपके जहन में अगर आ रहा हो तो जरा प्लीज शेयर करो कि सर ये दोनों। फिलहाल हम्म, फिलहाल खुराफात तो नहीं आ पा रही, मतलब नहीं थोड़ा आ कुछ रही। कुछ समझ में आ रहा है लेकिन नहीं नहीं समझ नहीं, मतलब आ रहे। अच्छा जी, चलो रिलेट करते हैं, देखो हमारे पास जो दोनों रिलेशन है, यानी जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा और बचपन में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये दोनों सेम है, राइट? याद रखना कि जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं वो यूनिवर्सल है, सही है, वो चेंज नहीं होते, मतलब वो बचपन में जो थे अभी भी वही होंगे, तो ये अगर चेंज होंगे तो थ्रू आउट द पूरा लॉ चेंज होगा, राइट? अगर तो मतलब कोई ऐसी चीज दिख जाए हमें कि जिस वजह से हमें पूरा लॉ चेंज करना पड़े, सो लॉज ऑफ द फिजिक्स जो है वो यूनिवर्सल होते हैं। भाई वो चेंज होते हैं, बड़े हो गए छोटे हो गए, बड़ा सिस्टम है छोटा सिस्टम है, सेम रहेंगे, राइट? एक चीज। दूसरी चीज, अब इस हिसाब को कि लॉज यूनिवर्सल है, तो इस हिसाब को किस तरह से हम रिलेट करें, सही है? अच्छा, हमने कहा बचपन में हमारा ये कॉन्सेप्ट था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि भाई जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, डिस्टेंस इंक्रीज होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, ये हमारा सीधा सीधा कॉन्सेप्ट था, राइट? यहाँ पे फड्डा ये आ रहा है कि यहाँ पे इसका उल्टा चल रहा है, सही। अब ये वाला फॉर्मूला है, हमने इसको बेसिकली रिलेट करना है कि ये किस तरह से इस चीज को, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के डायरेक्ट रिलेशन को डिस्टेंस के साथ बता रहे हैं, राइट? आओ जरा समझते हैं। सो अगर अगर हम ये देखें कि भाई हमारे पास बेसिकली नेगेटिव साइन का खेल है, बाकी सारी चीजें आसान है, सही है। सो अगर हम ये देखें कि भाई हमारे पास ये जो है ना, ये एक डिस्टेंस, सही है, मैं एक और डिस्टेंस मार्क कर देता हूँ, सही, ये एक और डिस्टेंस है और मैं एक और डिस्टेंस मार्क कर देता हूँ, सही है, ये एक और डिस्टेंस है, राइट? सो अब मेरे पास ये जो तीन डिस्टेंसेस है, सही है, जब मेरे पास ऑब्जेक्ट पहले पॉइंट पे होगा, लाइट ब्लू वाले पे होगा, सही है, लेट्स से दिस इज ए, सही है, दिस इज बी एंड दिस इज सी, राइट?
अच्छा, अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट पहले वाले पे होगा, ए पे होगा, बी, अच्छा सी मान ले जाए कि सी पे जो है ना आर वो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट, सही, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मैक्सिमम डिस्टेंस अप्रोच कर रहे हैं, राइट। सो जब ए पे होगा, सो जो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी हमने उसको कहा U1। जब बी पे होगा, सो जो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी हमने उसको कहा U2। और जब सी पे होगी, सो हमने कहा U3, राइट। आपको पता होनी चाहिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो बचपन में जो लॉ पढ़ा था, अभी मैं सिर्फ बचपन की लॉ से बोल रहा हूँ, कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम डिस्टेंस में मैक्सिमम होनी चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस में मिनिमम होनी चाहिए। सो U3 पे मैक्सिमम होनी चाहिए, U3 पे मैक्सिमम होनी चाहिए, U1 पे मिनिमम होना चाहिए। ऐसे ही पढ़ा है, ये बात ऐसे ही पढ़ा है बचपन में, इब्राहिम ऐसे ही पढ़ा है बचपन में। यस, जी अहमद सर। ऐसे ही पढ़ा है। ओके, परफेक्ट, सही है, ये हमने पढ़ा है। अगर हमने नेगेटिव साइन नहीं पढ़ा हुआ, बस यहाँ पे नेगेटिव साइन रिलेट कर रहा है, सही है। तो अब मेरे पास जो है जो U3 है, वहां पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो लीस्ट नेगेटिव होगी, राइट। तो हमने कहा कि भाई हमारे पास जो बचपन का कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट ये था कि हमारे पास U3 पे सबसे ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, U1 पे सबसे कम एनर्जी होनी चाहिए क्योंकि डिस्टेंस कम है, सही, और U1 का डिस्टेंस कम है, U3 का डिस्टेंस ज्यादा है, सही। ये बात ऐसी होनी चाहिए थी, बात, ये बात सुन रहे हो? जी सर। सही है, ओके। अच्छा, मैक्सिमम एनर्जी का मतलब ये है, मैक्सिमम वैल्यू अगर, अच्छा, दो दो चीजें अगर मेरे पास है, अगर मेरे पास है, दो कॉन्सेप्ट है, लीस्ट नेगेटिव, नेगेटिव, और मोर नेगेटिव। सो कौन सी वैल्यू बड़ी है इसमें से, विच वैल्यू इज ग्रेटर? यस, एनीबडी, अहमद बता सकते हो कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? लीस्ट नेगेटिव बड़ा नंबर होगा या मोर नेगेटिव बड़ा नंबर होगा? मोर नेगेटिव छोटा नंबर होगा और लीस्ट नेगेटिव बड़ा नंबर होगा। सही है, सो आपने कहा कि दिस इज द लार्जर वैल्यू और ये स्मॉलर वैल्यू होगी, स्मॉलर वैल्यू, परफेक्ट, सही है। सो हम यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे U3 विल हैव द लीस्ट नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू, राइट, एंड U1 विल हैव द मोर नेगेटिव वैल्यू, राइट। समझ पा रहे हो? अब तुम्हें ये पता चल गया कि भाई लीस्ट नेगेटिव वैल्यू तुम्हारे पास बड़ा नंबर होगा और मोर नेगेटिव वैल्यू छोटा नंबर होगा, राइट। तो अगर तुम सिर्फ बड़ा नंबर और छोटा नंबर को देख के देखोगे तो तुम फंस जाओगे, राइट। अच्छा, हम ना इसको जरा थोड़ा सा रिलेट कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो, सही है। अर्थ के लिए कर लेते हैं, अर्थ के लिए, सही है। तुम्हें पता है कि भाई अर्थ का जो है ना, अर्थ का मास जो है वो तुम्हें पता है 6.0 एक्सपोनेंट 24 kg, राइट। सो दिस इज द मास ऑफ द अर्थ इन kg, राइट। अच्छा, हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक हमारे पास मास है, सही है, छोटा सा मास है, सही है, हमने उसको क्या, लेट से 1 kg, सही है, 1 kg का एक मास है, सही है। हम उस मास को मूव मूव करें पॉइंट ए से पॉइंट बी सी की तरफ, राइट। सो हमने जो डिस्टेंस दिया हुआ है, हमने डिस्टेंस नेट से ले लिया कि भाई सेंटर टू ओ, सेंटर टू ए, जो हमारा डिस्टेंस है वो लेट से हमारे पास जो है, हम कह लेते हैं कि भाई सेंटर की बजाय मैं सरफेस ले लेता हूँ, सेंटर अलग से दे दूंगा, सही है। सरफेस से लेकर सरफेस टू ए हमारा जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है, लेट्स से 400 किलोमीटर, राइट, एक डिस्टेंस, सही है। और सरफेस टू सी जो हमारा डिस्टेंस है वो हम ले लेते हैं 1000 किलोमीटर, राइट। ये दो हमारे पास है, राइट। तो मैं पता है कि सेंटर टू सरफेस जो डिस्टेंस है, सेंटर टू सरफेस हमारा जो अर्थ का डिस्टेंस है वो 6.4 एक्सपोनेंट 6 है, राइट। तो मैं हर दोनों के अंदर ऐड करना होगा। जरा मुझे इन दोनों वैल्यूज को यूज करो और जरा मुझे बताओ U1 पे
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है और U3 पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है। तीनों बच्चों ने जरा सॉल्व करना है और तीनों बच्चों ने मुझे आंसर बताना है, राइट। अब देखो प्लीज कैलकुलेटर लेके बैठो, अगर नहीं है तो कहीं से जुगाड़ कर लो, क्योंकि अब कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल होने वाली है, थोड़ा फंस जाओगे, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि तुम लोग कर लो। मैं खुद भी कर सकता हूँ लेकिन मैं नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ी मुश्किल कैलकुलेशन है, तो प्लीज थोड़ा सा अगर कर लोगे तो आसानी रह जाएगी, तुम लोग को खुद ही फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। सही है, तो कीप इन माइंड मेरी कि बात जो सही हमारे है। परफेक्ट है। सो हमारे पास जो फॉर्मूला है Gmm/r विद नेगेटिव साइन, राइट। सो मैंने वैल्यूज दे रखी सारी, जरा मुझे जी की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए, कैपिटल जी की। वो हमारे पास होती है 6.67 एक्सपोनेंट -11, राइट। सो जरा इसको सब्स्टिट्यूट करो और हम जरा निकालो वैल्यू। U1 पे क्या आ रही है, U3 पे क्या आ रही है, जल्दी जल्दी बताओ, क्विक। ये से बाद राम अहमद। सर U1 पे -6.5 -6.3 into 10 power 6। -6.3 एक्सपोनेंट 6, ऐसा ही ना। जी ओके परफेक्ट। लेकिन भाई अच्छा सही है, तुमने तुमने इन दोनों को ऐड किया ना आपस में, जी ये दोनों आपस में ऐड किए होंगे और तुमने, बस सही है। मैं आखिरी में इसका सोल्यूशन भी लिख दूंगा। पहले जरा सॉल्व करके U3 निकालो। अहमद इमरान क्या कर रहे हो तुम लोग। सर हमारे से पहले उसने जवाब दे दिया था, इसलिए इनकी। ब्रो दोनों सबने करना है, सबने करना है, वेरीफाई करते रहो, वेरीफाई करते रहो। देखो असल में थोड़ी मुश्किल कैलकुलेशन है इसलिए सबसे करवा रहा हूँ भाई। अगर सब कर लोगे तो आसानी ये हो जाएगी कि तुम लोग को जो है ना, तुम लोग को थोड़ी कैलकुलेशन में आसानी रह जाएगी। सही है। ये बाद अगला कर लो प्लीज, क्या आ रहा है। सर वो सेम ही वैल्यू आ रही है। है अबे कैसे, एक्सपोनेंट का फर्क होगा यार, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। इब्राहिम आप क्या कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो नहीं कर रहे हो। सर ये जी सर दूसरे मैं वाले में बताइएगा कैसे होगा, दूसरा वाला समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे पहले सॉल्व तो करो, चलो मैं बता देता हूँ, पहले वाले की वैल्यू आई। यस अहमद, पहले वाले की वैल्यू आई। 6.1 आ रही है मेरी तो। ओके सिक्स ओके पॉइंट नो वन प्रॉब्लम। इंटू 10 to the power एक्सपोनेंट 6 आ रहा है, 5। 5 आ रहा है। हम्म। ओके हम्म। चलो देखते हैं देखते हैं। इब्राहिम आपको क्या आ रहा है। सर मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ। जो आंसर, अबे क्या मतलब, कैलकुलेटर है लेके बैठा नहीं बैठा। इतना टाइम क्यों लग रहा है, इतना टाइम फंस फंस गए हो कहीं पे। सर या हम फंस, कैलकुलेटर दरअसल नहीं ना, वो फोन पे हूँ। फोन पे हो, अबे लो फोन पे नहीं हो पाएगा ब्रो, फोन पे फिर मसला हो जाएगा, जवान हो जाओगे फोन के चक्करों में, बूढ़े हो जाओगे, नहीं होगी अच्छा अच्छा। कैलकुलेशन यार, बहुत मुश्किल होगी। आओ जरा देखो, आओ देखते हैं। तो पहले वाले के लिए तुमने क्या करना है, पहले वाले के लिए तुमने करना है U1 = जी की जगह तुमने रख लिया 6.67 एक्सपोनेंट -11। सही है। और ब्रो तुम लोग ये मोबाइल पे साइंटिफिक वाला कैलकुलेटर डाउनलोड कर लो ना यार, अगर मोबाइल पे कैलकुलेटर नहीं लेके बैठो कोई टेंशन की बात थोड़ी है। मुझे तो सिर्फ साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करवाना है, मोबाइल वाला वो पुराना वाला कैलकुलेटर है, वो जो मुंशी चला रहे होते हैं दुकान पे बैठ के, वो उसमें फायदा नहीं होगा, वो कॉमर्स के लिए तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा, समझ पा रहे हो। वो यहाँ पे फंस जाओगे, उसके लिए कैलकुलेशन होगी नहीं। सो तुम्हारे पास जो मास आ रहा है वो 6 एक्सपोनेंट 24 द मास ऑफ द अर्थ। जो दूसरा वाला मास है उसमें सिर्फ तुमने 1 रख दिया, ना रखो तो भी चलेगा। सही है। और फ्रॉम द सेंटर टू पर पॉइंट ए, तुमने पहला काम यहाँ से यहाँ तक का करना था, राइट। सो फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस हमारे पास डिस्टेंस है 6.4, 6.4 एक्सपोनेंट 6, राइट, प्लस 400
एक्सपोनेंट 3, राइट। ये तुमने काम करना है, सही है। जरा अब अगर जिसका हो गया सही है, जिसका नहीं हुआ है, अच्छा मैं भी जरा कैलकुलेट कर लेता हूँ ताकि मैं भी वेरीफाई कर पाऊँ कि तुम लोग का सही आ रहा है या मेरा गलत आ रहा है, क्या चल रहा है। तो सर U1 के लिए हम ए वाला लेंगे और U2 के लिए हम U3 के लिए हम बोलेंगे ई वाला, बी राइट? वाला, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, सो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है सिक्स पॉइंट सिक्स मैंने उल्टा कर दिया था। ओके, 4 एक्सपोनेंट 3, 400 एक्सपोनेंट 3 प्लस, ब्रो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है, बाद मेरे पास जो वैल्यू आ रही है 5.88 एक्सपोनेंट 7 आ रही है, आपके पास ऐसी आ रही है, नेगेटिव में आ रही होगी। जी sir, वो किलोमीटर को कन्वर्ट नहीं किया था मैंने। ओके, 5.88 एक्सपोनेंट 7 सही हो गया। तो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है, सही है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, U3 के लिए काम करें अगर, सेम काम होगा बिल्कुल, कॉपी पेस्ट कर तो देते हैं। मेरी 5.9 कुछ आ रही है। 5.9 एक्सपोनेंट बताओ, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट 7 है, जी सर 7 है। सही है। और तो ये 1 SF के अंदर, 2 SF के अंदर, ये 1 DP में निकाल रहे हो, ये कैलकुलेटर 1 DP दे रहा है क्या? सर 5.9029 है। है जी सिक्स ये पॉइंट कैलकुलेटर सिक्स से किया था। 6.67 आपने लिया है, 6.4 और 400, जी जी ये, सारे एक तरह। अच्छा, मेरे पास तो यार ऐसी नहीं आ रही, मेरे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड 6.676 और 400 और 6.4 स्ट्रेट अवे आ रही है। बात तुम्हारे पास भी मेरी वाली वैल्यू आ रही है, ये इब्राहिम जैसी आ रही है? हम्म, नहीं सर मेरे पास आपके वाले आ रही है। आपके पास, तो इसका मतलब वो शायद आपने कोई गलती कर रखी होगी, मुझे पिक्चर भेजो अपने कैलकुलेटर की अगर भेज सकते हो तो। अच्छा, U3 के अंदर जो चीज़ आपने चेंज करनी है वो सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा, 1000, सही है। सो 1000 जरा लिखो, बताओ कितना बनता है। -5.4 इंटू 10%। परफेक्ट, तो -5.4 1 एक्सपोनेंट 7, राइट। अच्छा, एग्जाम ने कुछ भेजा है, ब्रो 6.67 है, और इब्राहिम 6.67 है, ये 9 नहीं है, ये 6.67 होता है भाई, आपने उससे 9 ओके रखा ओके हुआ है, सही है। सही है ना? ओके, परफेक्ट परफेक्ट, सही है। अब देखो, अगर तुम वैल्यू देखो तो तुम्हारे पास U3 की छोटी वैल्यू आ रही है, U1 की बड़ी वैल्यू आ रही है, तो सिर्फ वैल्यू को देख के धोखे में मत आ जाना, तुम और से देखो प्लीज। U3 की छोटी वैल्यू, अगर नेगेटिव साइन इग्नोर करो, सो U3 की छोटी वैल्यू आ रही है, U1 की बड़ी वैल्यू आ रही है। लेकिन तुम नेगेटिव साइन इग्नोर मत करना, तुम अगर नेगेटिव साइन को सामने रख के देखोगे तो U3 जो है वो क्लोज टू जीरो है, और U1 जो है वो अवे फ्रॉम द जीरो है, एंड कीप इन माइंड कि जीरो इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, राइट, दैट यू कैन एवर हैव। तो जीरो से जो ज्यादा करीब वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, जीरो से जो कम वैल्यू होगी यानी जीरो से दूर वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी, राइट। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू, राइट। बच्चों जरा बोलना प्लीज, समझ में आया? अहमद, अहमद बताओ, समझ में आया? यस, अहमद पता जी नहीं सर। कहाँ है, अहमद सो गया है। अच्छा, अल्लाह सर जाने। बोल रहा हूँ यस। अच्छा, ओके, बेटा बेटा जल्दी जल्दी बोला करो वरना तुम्हारा जनाजा पढ़ा देंगे फिर हम। अच्छा सुनो, सही, सो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ये कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, राइट। सो इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमने क्या कहा कि भाई हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव साइन जो है वो हमने ऐड किया है, रिलेशन बिल्कुल सेम है, फॉर्मूला सारी चीजें वही बता रही है आपको, राइट। फॉर्मूला रिलेशन के अंदर अगर आप देखो तो सिर्फ रिलेशन को अगर आप स्टडी करोगे तो फंस जाओगे, नेगेटिव साइन आपने लगाना ही लगाना है, राइट। सो आई होप सो तुम्हें ये चीज क्लियर हो गई होगी, राइट, कि तुम्हारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो अगर कोई सर बोलो। सर आपने बोले रिलेशन सेम है लेकिन वहाँ पे वो 1/r कैसे सेम हो।
ब्रो रिलेशन सेम का मतलब ये है कि ये अगर तुम नेगेटिव साइन को इग्नोर नहीं करो तो रिलेशन सेम है, राइट। रिलेशन सेम होने का मतलब ये है कि जो तुम्हें उसका आउटपुट रिजल्ट मिल रहा है ना वो सेम है। मतलब एज एन अगर तुम स्ट्रेट अवे देखोगे तो रिलेशन दोनों अलग अलग तुम्हें लग रहे हैं, राइट। लेकिन जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और जो एच है, अगर तुम उसको नेगेटिव साइन रख के देखोगे तो वो तुम्हारे पास सेम आएंगे, राइट। क्योंकि यहाँ पे अगर तुम्हारे पास आर की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, राइट, तुम्हारे पास आर की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू उतनी छोटी आएगी, राइट। लेकिन नेगेटिव साइन में छोटी होगी, और नेगेटिव साइन में छोटा होना एक्चुअली बड़ी वैल्यू को रेफर कर रहा होगा, राइट। क्योंकि नेगेटिव साइन में छोटी होने का मतलब है जीरो से करीब है, जीरो से करीब होने का मतलब है जीरो मैक्सिमम है, सो आसपास की वैल्यू मैक्सिमम होगी, राइट। समझ रहा भाई? जी सर। सही, ये कॉन्सेप्ट है। तो इस चीज को प्लीज अपने सहन में थोड़ा सा बिठाना ताकि ये तुम्हें समझ में आ पाए। सही है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का तो हमने कॉन्सेप्ट देख लिया। एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है कभी कभार, जो हमारे पास होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, वो भी अक्सर जो है वो हम उसको यूज करते हैं। सो उसकी डेफिनेशन बहुत दफा आती है, सो कभी जरा देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, राइट। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट ये है कि डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन बहुत दफा आएगी, बहुत दफा आएगी, बहुत ज्यादा दफा आएगी, तो इसको प्लीज याद रखना। वर्क पर यूनिट मास in moving the mass from infinity to a point, राइट। इसके अंदर और ऊपर वाली डेफिनेशन के अंदर जो फर्क है वो सिर्फ जो है पर यूनिट मास का फर्क है, राइट। बाकी सारी चीजें सेम है। इसके अंदर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, हम उसको सिर्फ और सिर्फ वर्क डन पर यूनिट मास से रेफर कर रहे होते हैं। यानी एक मास पे कितनी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, राइट। एक यूनिट मास पे, एक यूनिट 1 kg पे कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फील हो रही है, एक्सपीरियंस हो रही है, राइट। या उसको मूव करने में कितनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो रही है, आप ये कह सकते हो, राइट। तो सही हो गया। तो ये डेफिनेशन तुम्हें समझ में आ गई होगी कि एक यूनिट मास को, एक 1 kg के मास को अगर तुम ऊपर नीचे आगे पीछे मूव करोगे तो उसकी मूवमेंट में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उस 1 kg के ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है अगर तुम उस 1 kg के मास को आगे पीछे मूव करोगे, राइट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज जस्ट how much energy is storing in the object when you are moving out, like against the planet or against a heavier mass, or when you are moving toward the planet, toward the heavier mass, right। ये कॉन्सेप्ट है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो तुम्हारे पास एक नया कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, सो हमने कहा कि भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सही है, जिसको हमने कहा वर्क डन, सही है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज अ वर्क डन, अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं मास से, पर यूनिट मास अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सही, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को मैं फाई के सिंबल से यूज शो करूंगा, राइट। दिस इज द फॉर्मूला। अच्छा जी। और ये मेरे पास जो है, अगर हम इसके अंदर फार्मूला को सब्स्टिट्यूट, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास ये आ जाएगा। यू हमारे पास है जी एम एम ओवर आर, ये हमारे पास यू है, सही है। और डिवाइडेड बाय एम हमारे पास नीचे आ रहा है, राइट। तो एम से एम अगर तुम कैंसिल कर दो सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई होकर तुम्हारे पास हो जाएगा फाई की वैल्यू डी एम ओवर आर, राइट। ये तुम्हारे पास जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है, सही है। तो ये तुम्हारे पास जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, राइट। सही है। अच्छा जी। अब और अगर तुम इसको रिलेट करो तो पोटेंशियल बेसिकली दो दो डिस्टेंसेस के बीच में चेंज हम निकालते हैं, तो तब हमारे पास आता है, सही है। तो हम जो है
ये उसमें भी यूज कर सकते हैं। ग्रेविटेशन पोटेंशियल और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी दोनों कॉन्सेप्ट साथ यूज हो सकते हैं, राइट। मतलब तुमने अभी देखा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला जीएम अपॉन आर, सही है। दूसरा फॉर्मूला तुम ये भी कर सकते हो कि मास टाइम्स ग्रेविटेशन पोटेंशियल को भी मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, राइट। ये चीज तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, राइट। अच्छा, इसके इसके बाद जो है ना एक कॉन्सेप्चुअल या एक जो है तुम कह लो मिसअंडरस्टैंडिंग अलर्ट तुम कह लो, सही है। वो इस तरह से है, वो इस तरह से कि अगर तुम्हें मैं बोल दूं लेट्स से तुम्हारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, सही है, ये एक प्लेनेट है, सही है, वो ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, सही है, सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म कर रहा है, और सही पहले वो इधर घूम रहा था, सो पहले वो यहाँ पे घूम रहा था, सही है, और फिर उसके बाद जो है और फिर उसके बाद जो है उसने पाथ जो है वो मतलब उसने कॉपी, और अगर हम इसको कर दें पेस्ट, पेस्ट, सही है, वो जो है फिर नीचे वाले एक नीचे ऑर्बिट में आ गया, सही है। पहले वो ऊपर वाले ऑर्बिट में मूव कर रहा था, फिर समहाउ जो है वो गिर के नीचे आ गया, सही है। सो अब जाहिर बात है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा, सही है। पहले यहाँ पे मूव कर रहा था ऑब्जेक्ट, राइट, दिस इज ए एंड दिस इज बी, राइट। मैं ये चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँ, राइट, दिस इज एक्चुअली चेंज इन डीपी। ऑल्दो आसान सा कॉन्सेप्ट है लेकिन एक दफा समझाना पड़ेगा ताकि तुम उसको क्लियर कर पाओ, राइट। सो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता हुआ इधर जो है वो आ गया, राइट। अच्छा, तुम्हारे ख्याल में तुम्हारे ख्याल में उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए? सबसे पहले मुझे बताओ। अहमद बताएगा। अहमद मुझे बताओ कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए जब वो ए से बी पे वो आया है, शिफ्ट हो गया? यस अहमद। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या दोबारा पूछेगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए जब वो ए से बी पे आया है? सर, ए से बी पे आने पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो, कम हुआ ए है ना से उसको बी डिस्टेंस। पे आने पे, हाँ ओके। क्या क्या रीजन आप दे रहे हो, क्या रीजन दे रहे हो, जरा दोबारा से दे रहे हो प्लीज, सही दे रहे हो? मैं रीजन दे रहा हूँ कि उसका डिस्टेंस कम हुआ है इसलिए। ओके परफेक्ट, मान लिया मान लिया। आपने कहा कि भाई उसका डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेनेट कम हो गया, सरफेस सरफेस से डिस्टेंस कम हो गया, सो इस वजह से जो है ना उसका जो मतलब उसकी जो वो आएगी आपके पास, उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो आप कह रहे हो कि वो डिक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, सही है। अच्छा, अब जो है जरा इसको अगर हम इसको जरा फॉर्मुलेट करें, सो जरा फॉर्मुलेशन में ना बच्चे अक्सर गलती करते हैं, उसको जरा प्लीज समझना, सही है। तो इसको जरा हम होशियारियों से खत्म करें, होशियारी, सही है। ये मेरे पास आ गया ए से बी। अच्छा, तो अगर मैं इसको जरा फॉर्मुलेट करूं कि फॉर्मुलेशन किस तरह से होगी, सो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई ओके, सो चेंज इन ग्रेविटेशन, चेंज इन यू इज बेसिकली इक्वल्स टू यू एट ए माइनस यू एट बी, राइट। फाइनल माइनसटेशन का या फाइनल माइनसटेशन का मतलब है यू एट बी माइनस यू एट ए, फाइनल माइनसटेशन, राइट। अच्छा, तो तुम्हारे पास जो है, तुमने कहा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, सो डेल्टा यू तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, एक्चुअली डिक्रीज होना चाहिए। कॉन्सेप्ट हमने ये बनाया, डिक्रीज होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इट मूव क्लोजर टू द प्लैनेट, राइट। हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया। अब जरा इसको जरा सॉल्व करते हैं। अगर मैं डेल्टा यू निकाल रहा हूँ, सो मेरे पास हो जाएगा जी एम एम ओवर आर ऑफ बी, सही है, with a negative sign, right, माइनस चेंज का, फिर जी एम एम ओवर आर ऑफ ए विद a नेगेटिव साइन फॉर्मूले का, राइट। अच्छा, तो अब अगर हम वैल्यू वैल्यू मैं नहीं दे रहा हूँ, बगैर वैल्यू के अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या आएगा, जरा उसको समझ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक तो बहुत बच्चे बहुत सिली मिस्टेक करते हैं, सही है। वो इस तरह से कि अगर तुम इसको कॉमन लो तो बच्चे जो है ना, कुछ बच्चे इस तरह से कॉमन लेते हैं जी एम एम
सही है। सो कुछ बच्चे इस तरह से कॉमन लेते हैं कि डिवाइडेड बाय आर बी माइनस आर ए, राइट। कुछ बच्चे इस तरह से कॉमन लेते हैं, सही है। कुछ बच्चे जो है वो इस तरह से कॉमन लेते हैं जी एम एम, सही है, ओवर वन माइनस आर बी, सही है, विद a नेगेटिव साइन, माइनस माइनस वन माइनस आर ए विद a पॉजिटिव साइन, राइट। सो मुझे बताओ, मुझे इब्राहिम बताएगा। इब्राहिम मुझे बताओ कि इसमें से कौन सी वाली मैथ सही है और कौन सी वाली मैथ गलत है। यस इब्राहिम। सर कौन सी वाली, मैथ या मैथ्स? हाँ, मैथ्स मैथ्स मतलब कौन सी वाला कॉमन लेना हमने सही कॉमन लिया है, कौन सा वाला कॉमन गलत लिया है। यस। सर 1 मिनट दीजिए। ओके, सॉल्व नहीं करना कुछ भी, सिर्फ सोच के बताना है भाई। सर आपने लेफ्ट वाला गलत लिया है। है ना, है ना। जी, क्योंकि वो अगर आप ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। चलो अगर मैं नेगेटिव नहीं, साइन और यहाँ लगा मतलब दूं। जो नीचे डिनोमिनेटर वो आर बी माइनस आर ए आ ही नहीं सकता, वो आर बी वेरी इंटू आर गुड, ए आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ये आपने सही किया। जब आर ए इंटू आर बी होगा तो एक तरफ ऊपर न्यूमरेटर के अंदर भी एक तरफ आर ए होना चाहिए था और एक तरफ आर बी होना चाहिए था, राइट। सो तब जाके मेरे मतलब जो आप एलसीएम वाला जो कॉन्सेप्ट आप बता रहे हो, राइट, ये बिल्कुल सही आप कह रहे हो, राइट। सो बेसिकली दिस इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट, दिस इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ये अक्सर बच्चों ने किया होता है, उसने एग्जामिनर रिपोर्ट में भी इसको मेंशन किया होता है कि गलत तरीका बच्चे इसको करके आते हैं, राइट। इस तरह से मत करना, कभी भी आंसर नहीं आएगा, गलत आएगा, राइट। सो ये वाला तरीका आपके पास सही है। सो चेंज का फॉर्मूला हमने देख लिया। अब जो चेंज हमारे पास आएगा कि वो पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा, उसको भी देख लेते हैं, सही है। सो हमने कहा कि भाई डेल्टा यू इज इक्वल्स टू जी एम एम, यहाँ से आगे जरा देखो, आर बी जो है, आर बी का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली है इधर से इधर तक, सही है, दिस इज द आर बी, राइट। और आर ए का जो डिस्टेंस है वो है यहाँ से यहाँ तक, राइट, दिस इज आर ए, राइट, आर ए एंड दिस इज आर बी, राइट। तो अब तुम देख पा रहे हो कि आर बी का जो डिस्टेंस है वो कम है, आर ए का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, सही है। सो अगर डिनोमिनेटर के अंदर बड़ा डिस्टेंस आएगा तो अल्टीमेटली वो डिनोमिनेटर मतलब जब उसको वन से डिवाइड करोगे तो वो छोटा रिजल्ट देगा, क्योंकि जितना बड़ा डिनोमिनेटर होगा उतना छोटा आएगा। और अगर वन ओवर आर बी करोगे तो उसके अंदर छोटा डिनोमिनेटर है, सो बड़ा आंसर आएगा, राइट। तो इसका मतलब है कि तुम्हारी जो वैल्यू आएगी वो तुम्हारी वैल्यू एक्चुअली किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। मतलब तुम इसको जो है ना, आर बी को तुम वन मान लो, आर ए को तुम टेन मान लो, सही है। सो ये बेसिकली जो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा -1 प्लस 0.1, ये आ जाएगा तुम्हारे पास आंसर, राइट। यानी तुम्हारे पास वो नेगेटिव में आ रहा होगा, सही है। तो तुम्हारे पास जो नेगेटिव साइन होगा वो तुम्हारे पास क्या शो कर रहा होगा, डिक्रीज को शो कर रहा होगा तुम्हारे पास, कि जब तुम ए से बी की तरफ गए, क्योंकि हमने क्या किया, फाइनल माइनस इनिशियल किया है और बी माइनस ए किया है, राइट। तो जब फाइनल माइनस इनिशियल किया तो हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट है, और पॉजिटिव रिजल्ट हमें क्या बता रहा है कि आपके पास जो है वो चेंज, वो आपके पास सिस्टम ने लूज किया है एनर्जी, मतलब नेगेटिव रिजल्ट है। नेगेटिव रिजल्ट हमें ये बता रहा है कि सिस्टम ने लूज की है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सही हो गया। तो हमारे पास जो डेल्टा यू होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, और उससे हमें क्या पता चलेगा कि एनर्जी लूज बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी, राइट। जब वो ए से बी की तरफ आया तो उसने एनर्जी लूज की, राइट। और आपको पॉजिटिव साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ मिल जाएगा, राइट। इसका ऑपोजिट होगा कि जब वो आगे जाएगा तो वो आपको एनर्जी गेन करेगा, पॉजिटिव साइन के साथ मिलेगा, सही है। मुझे बताओ यहाँ तक का कोई कॉन्सेप्ट में किसी भी किस्म का कोई मसला किसी भी बच्चे को, यस, एनी प्रॉब्लम, एनीबडी। नहीं सर, कोई मसला नहीं। ओके। तो हमने पीछे की कहानियों में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट प्रॉपरली देख लिया था, सही है। अब यहाँ से हमारे पास जो है जो कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट करना है वो हमने स्टार्ट करना है
एस्केप वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, स्पीड स्पीड को बेसिकली रिलेट करना है काइनेटिक एनर्जी और लॉस को हमने देखने हैं, सही है। अच्छा, सो अब कॉन्सेप्ट ये है कि पहले जो हम देखते हुए आए थे, थोड़ा सा मैं रिलेट कर देता हूँ ताकि समझना आसान हो। भाई हमने हमने कॉन्सेप्ट ये देखा था कि भाई हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट है वो कितना दूर हो सकता है कि उसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो, तो जितना ज्यादा दूर होगा उतनी ज्यादा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी, सही है। हमने कहा था कि भाई हमारे पास अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो इसका मतलब है उसकी मैक्सिमम या इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट। और जैसे जैसे और फिर हमने मैक्सिमम को जीरो कंसिडर किया था अंदर, और फिर जैसे हम फील्ड इनवर्ड टुवर्ड द प्लैनेट हम मूव कर रहे थे तो वैसे वैसे जो है हमारे पास वो क्या बोलते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ये वर्क डन जो स्टोर हुआ हुआ था उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो कि अर्थ प्लैनेट के करीब आ रहा था वो बाहर निकलता जाएगा, राइट। सो हमने ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक देखा था, सही है। अब हमें ये देखना है कि भाई ओके, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को जो कि इन्फिनिटी तक पहुंच रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इन्फिनिटी में नहीं पहुंच सकता, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे नहीं पहुंच सकता। एंड कीप इन माइंड, इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब वो डिस्टेंस है कि जहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो और फील्ड जो है ना वो कम कम हो के मिनिमम हो जाएगी उस पॉइंट पे, राइट। क्योंकि जाहिर बात है जैसे जैसे आप दूर जाओगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटी वीक होती रहेगी, राइट। लेकिन स्टिल यू आर मूविंग इन द ग्रेविटी, तो उसकी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपकी बॉडी में स्टोर होती रहेगी, राइट। एंड द पॉइंट वेयर द ग्रेविटी अप्रोचेस टू जीरो, वहां पे आपके पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, सही। ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है, इसमें कोई मसला नहीं, जी सर। सही आता है, ओके। अब हमने यहाँ से ये कॉन्सेप्ट देखना है कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को फायर कर रहा हूँ, सही है, अर्थ से या किसी भी प्लेनेट से, तो वो उस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस क्या था कि जहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू जीरो हो रही थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम था, डिस्टेंस मैक्सिमम था, राइट। तो उस मैक्सिमम डिस्टेंस तक पहुंचाने के लिए मुझे कितनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगी, सही है। क्योंकि जाहिर बात है मैं लॉन्च तो अर्थ से करूंगा या किसी भी प्लेनेट से करूंगा, सही है। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी मुझे उस टाइम पे उस प्लेनेट से चाहिए होगी कि जो है उसको आउटर स्पेस के अंदर भेज सके, राइट। यानी इतनी स्पीड हो जाए कि ऑब्जेक्ट को जब आप थ्रो करो तो वो वापसी ना आए। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप बॉल ऊपर फेंकते हो या कोई भी चीज ऊपर फेंकते हो तो आफ्टर सम टाइम वो मैक्सिमम हाइट रीच करती है, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ जाती है वापसी, राइट। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इस बॉल को इस तरह से फेंकोगे ये वापसी नीचे ना आ सके, राइट, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट होगा या उसके लिए हमें कितनी स्पीड रिक्वायर्ड होगी वो समझने लगे। क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट समझ आते हैं? जी सही। अब जरा इसको देखते हैं कि ये कहानी होगी कैसे। सो अच्छा, तो इस स्पीड को जो हम कहते हैं, इस स्पीड को हम एस्केप स्पीड कहते हैं, सही है। एस्केप स्पीड, सही है। अच्छा, अब ये जो एस्केप स्पीड है, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। स्पीड रिक्वायर्ड फॉर द ऑब्जेक्ट ऑन द प्लेनेट, सही, such that it will not return back to the planet, राइट। ये हमने कहा कि भाई ये हमारे पास ग्रेविटी, ये हमारे पास जो है एस्केप स्पीड की डेफिनेशन है, राइट। अच्छा, अब हमारे पास जो है, अगर हम देखें लेट्स से भाई हमारे पास ये प्लेनेट है, सही है। इस प्लेनेट पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यूजुअली रॉकेट हमारे पास होता है। अच्छा, यहाँ पे ना हम एक चीज मैं यहाँ पे बताता चलूँ, ऑल्दो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस है बहुत सारी, इसकी वजह से रेजिस्टिव इफेक्ट आता है, बट we use we use to neglect all the resistive effects, right? So इसको प्लीज पता होना चाहिए आपको, राइट। So neglect, ये neglecting the resistive effect, right, उससे सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सही।
तो ये कॉन्सेप्ट सही है। अच्छा, अब मेरे पास एक प्लेनेट है और मेरे पास एक मास है, मैंने इस मास को लॉन्च करना है, सही है। इस मास को मैंने अर्थ से लॉन्च करना है, कोई भी प्लेनेट आप ले लो, उससे लॉन्च करना है कोई एक ऐसी स्पीड के साथ जिसको मैं एस्केप स्पीड कह रहा हूँ, सच दैट कि ये ऑब्जेक्ट वापसी ना आ सके। अब वापसी ना आ सके कि दो कहानी हो सकती है, या तो वो मैक्सिमम पे जाके रुक जाए, यानी उसकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो, और उसके अलावा उसके बाद कोई फर्दर पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी ना हो मूव करने के लिए, राइट, तो वो मैक्सिमम पॉइंट पे जाके रुक जाएगा, राइट। दूसरा पॉसिबल केस क्या हो सकता है कि आपने उसको जितनी पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड थी उससे ज्यादा आपने काइनेटिक एनर्जी दी, तो जब वो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा, सो इट विल हैव सम रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से वो मूव करके आगे निकल जाएगा, राइट। और आपको पता है स्पेस के अंदर वंस द ऑब्जेक्ट मूविंग, तो वो हमेशा मूव ही करता रहेगा, बिकॉज कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है वहां पे, राइट। अनटिल अनलेस वो किसी और प्लेनेट के करीब से गुजरे और फिर ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, और फिर जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव करेगा उसके आसपास या फिर उसके अंदर गिर जाएगा, राइट। ये कहानी समझ में आती है? जी जी। अच्छा जी, आओ जरा अब इसकी जो है ना, हम जरा इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट होगा इसका, सही। सो हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को अगर हम रिलेट करें, सो हमारे पास जो कहानी बनेगी, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, वो हमें पता है। यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन से सोचना है, कंजर्वेशन सही। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से जो एनर्जी, जो टोटल एनर्जी यहाँ पे होनी चाहिए, लेट्स से दिस पॉइंट इज द मैक्सिमम पॉइंट के जहाँ से आगे ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही है, दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस पॉइंट एंड मैक्सिमम पॉइंट वेयर एंड द पॉइंट वेयर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम, राइट। अच्छा, अब टोटल एनर्जी यहाँ पे और टोटल एनर्जी यहाँ पे बराबर होनी चाहिए, राइट। हम ये कहते हैं कि भाई लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, सही है। सो total energy at A should be equal to total energy at B, right? अच्छा, अगर हम अगर हम यहाँ से कुछ डिस्टेंसेस मार्क कर लें, तो लेट्स से दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, right, or and this distance is, लेट्स से आप इसको कुछ भी कह दो, d कह देते हैं, सही। दिस डिस्टेंस इज डी, और डी की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी, राइट, क्योंकि आपको पता है कि इनफाइनाइट डिस्टेंस होना चाहिए, तभी जाके आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होगी, आप इन्फिनिटी अज्यूम करके काम करोगे, राइट। सो डी की वैल्यू इन्फिनिटी होनी चाहिए कि जिससे जो है आप मैक्सिमम को लेके काम करो, तो वहां पे आपके पास जितनी भी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो सारी की सारी पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी, राइट। अच्छा जी, सो अब अगर हम इसकी जो है वो इक्वेशन बनाए, तो हमारे पास इसकी क्या इक्वेशन बनेगी। अच्छा, मैंने यहाँ पे दो केसेस डिस्कस किए, सही। मैं आपको यहाँ पे ये चीज पता होनी चाहिए, हमने केस वन कहा था कि सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी एट ए वो कन्वर्ट हो जाएगी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी एट बी में, राइट, एंड नो फर्दर मोशन विल बी ऑब्जर्व आफ्टर पॉइंट बी, राइट। सही हो गया, इसका मतलब ऑब्जेक्ट वहां पे जाके स्टेशन हो जाएगा, क्लियर। सही, एक कॉन्सेप्ट ये। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई आपके पास ऑब्जेक्ट उसके बाद भी मूव करता रहेगा, राइट। तो हमने पहले कॉन्सेप्ट को देखना, दूसरा कॉन्सेप्ट इतना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, तो उसको छोड़ देते हैं। सही, आओ। सो हमने कहा कि भाई ओके, एट ए पे जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, सही है, वो सब बराबर होने वाली है एट बी पे जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है और जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है, राइट। ये हमने ये बना लिया, राइट। अच्छा जी, तुम्हें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम, विच इज द मास ऑफ द स्मॉलर ऑब्जेक्ट विच इज अबाउट टू लॉन्च, सही है। और इसको हमने वो स्पीड देनी है कि जिस स्पीड से ये escape कर सके, सो दिस इज द escape स्पीड, आई एम राइटिंग एस टी एस पी इन द सबस्क्रिप्ट, जो कि आपको ये चीज रिप्रेजेंट करेगा, राइट। अच्छा, सही हो गया। प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, आपको फॉर्मूला पता है, माइनस जी एम एम ओवर आर,
तो ये अच्छा, अब आर आपके पास क्या होगा, यहाँ पे जो डिस्टेंस है, जाहिर बात है हम डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर लेते हैं, तो एट द सरफेस ऑफ द अर्थ द डिस्टेंस इज जस्ट आर विच इज द रेडियस ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ द प्लैनेट जो भी आप बात कर रहे हैं, राइट, इज इक्वल टू मैक्सिमम पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी। ऐसे यहाँ पे ना मैं इस चीज को थोड़ा सा क्लियरिफाई कर देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट मिसिंग ना रह जाए। सही है, वी आर अज्यूमिंग द केस, सही है, where kinetic energy will be uh, where, या यहाँ पे हम कह देते हैं कि where all kinetic energy will be uh, converted into gravitational potential energy, right, GPE, clear? So this means कि at point B जब सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे जो हमारे पास काइनेटिक होगी वो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो हमने कहा हाफ m विद जीरो स्क्वायर बिकॉज वेलोसिटी हमारे पास जीरो, राइट, प्लस हमारे पास है नेगेटिव g m ओवर ओवर r, राइट, ओवर d, राइट। अच्छा, and you know that d has a value approaches to infinity, right? So you can replace d with infinity, with infinity, सही है। and please आपको ये पता होना चाहिए मैथ्स मैथ्स में एक आइडेंटिटी है कि 1/0 is infinity and 1/infinity is 0, right? So if you consider this thing gmm over infinity, so you can say that 1/infinity times gmm, so this goes to 0, right, and this also approaches to 0, right, ये दोनों खत्म हो गए। So the things behind or the kinetic energy half m and the escape speed squared is equals to gmm over r। अच्छा, प्लीज कीप इन माइंड ये जो नेगेटिव वाला फॉर्मूला है ये फॉर्मूले का नेगेटिव है, राइट, मतलब ये जो हम कल डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे नेगेटिव आना चाहिए, राइट, ये नेगेटिव मैंने नहीं लगाया हुआ। हमने जो फॉर्मूला लिखा था इंटीग्रेट करके ये रहा, लोग ये नेगेटिव फॉर्मूले का आ रहे हैं, नीचे भी फॉर्मूले का आ रहा है, सही, सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, सही है। सो ये फॉर्मूला का नेगेटिव है, वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप नेगेटिव साइन नहीं लिखोगे तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा जो कि आपको जो है इमेजरी वैल्यू देने लगेगा, राइट। सो अगर आप इससे थोड़ा सा वो करो, सिंप्लीफाई करो, सो यू विल एंड अप गेटिंग escape speed is equals to 2gm over r at square।